और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और संभवतः अगर हम एक सूत्रों की बात मानें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव के बिगुल की बात है तो चूँकि पूरे देश में भाजपा तो हमेशा ही चुनाव के मूड में रहती है और जो विपक्षी दल हैं, जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा के नाम से यात्रा शुरू कर दी है। जो दूसरी यात्रा है वो शुरू कर दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो मणिपुर से ये यात्रा शुरू करने का प्रोग्राम तय किया है। हालांकि ये यात्रा जिन राज्यों निकल कर आएगी, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटों में अ, आज भी 5 सीट बीजेपी के पास है। 1 सीट मात्र कांग्रेस के पास है और जो बाकी सीटें हैं 5 सीट वो अन्य जो वहाँ लोकल दल हैं उनके पास हैं। और जिस तरह कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहाँ 2019 में जिस तरह एक तरफा बीजेपी ने वहाँ जीत हासिल की थी, तो चूँकि कांग्रेस के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। और जो यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरुआत की है, हालाँकि मणिपुर से यात्रा शुरू करने के पीछे बहुत सारे मायने हैं, उनका अपना बहुत सारे तर्क हैं। क्योंकि मणिपुर में जो लगातार हिंसा चल रही थी, हिंसा को लेके संसद में कई बार बड़ा बवाल भी हुआ और संसद में जहाँ हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी का रुख वहाँ साफ नहीं था। और मणिपुर में इतना आक्रोश भी था कि जब मेघालय में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहाँ भाजपा की कोई बड़ी रैली हो नहीं सकी। कहीं न कहीं ये डर था कि बराबर में जो राज्य मणिपुर है, जिस तरह वहाँ हिंसा हुई, बीजेपी की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। इसको लेकर कहीं न कहीं लोगों के गुस्से का शिकार ना होना पड़ जाए, इसलिए वहाँ प्रधानमंत्री और भाजपा के बड़े नेता वहाँ को रैली नहीं कर पाए। और जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है राहुल गांधी ने, उनका जो शुरुआत है वो मणिपुर से है। मणिपुर से शुरुआत करेंगे और महाराष्ट्र के मुंबई में 20 मार्च को समापन करेंगे। इस बीच में हालांकि चुनाव भी है। मैं अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात मानूं तो उसके बीच में, इस यात्रा के बीच में, क्योंकि 14 राज्यों से यात्रा निकलनी है, 14 राज्यों में कम से कम 85 जिले ऐसे होंगे जिन जिलों से यात्रा निकल के जाएगी। लगभग 355 के आसपास इन 14 राज्यों में लोकसभा की सीटें हैं, जहां बीजेपी ने बड़ी संख्या में तमाम राज्यों में 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, वहां से बड़ी संख्या में जीत हासिल की है। और कांग्रेस चाहती है, चूंकि कांग्रेस के साथ में जो जो एनडीए के जो हिस्सा है, जो गठबंधन में है, जब हम मणिपुर से चलेंगे तो चूँकि जितने भी राज्य बीच में आते हैं, वहाँ तमाम जो गठबंधन के दल हैं, दूसरे जो वहाँ क्षेत्रीय दल हैं, उन तमाम दलों की भूमिका इस यात्रा में होगी। और एनडीए का ये प्रयास होगा कि जब यात्रा शुरू हो और जब यात्रा समापन हो, तो समाप्त शुरू से लेकर समाप्त तक तमाम जिस राज्य में यात्रा जाएगी, वहाँ जो क्षेत्रीय दल है, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, वो यात्रा को इतना विशाल आकार दें ताकि मीडिया का उस पर ध्यान आकर्षित हो। चूँकि इधर 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेके भी एक बड़ा जन सैलाब अयोध्या में उमड़ने वाला है। और अयोध्या के अलावा जो तमाम राज्य हैं, एक टारगेट दिया गया है, सबको निर्देश दिए गए हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, तमाम राज्यों में तमाम संगठन के लोगों को ये बताया गया है कि एक तरफ 22 जनवरी को वहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। चूँकि वहाँ बड़ी संख्या में लोग जा नहीं सकते, इसलिए जो दूर-दराज के ज़िले हैं, जो दूर-दराज के जो राज्य हैं, उन राज्यों में जो लोकल बॉडी है, जो संगठन के लोग हैं, वो अलग-अलग मंदिरों में पूजा करेंगे, वहाँ लोगों को एकत्रित करेंगे और लोगों को इसके बारे में बताएँगे। जहाँ तक मीडिया का मामला है, तो जो मेन मीडिया है, उसका पूरा फ़ोकस 22 जनवरी को लेकर होगा। और ये कहा गया है कि सोशल मीडिया में बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं, वो तमाम बताएँ, सब लोगों को मैसेज डालें। फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तमाम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चलाएँ। दूसरी ओर जो एनडीए है, उसका अपना तर्क है कि यात्रा को इतना बड़ा करना है, उसमें इतना जन सैलाब जुड़ाना है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। जहाँ तक राहुल गांधी का मामला है, तो चूँकि कांग्रेसियों का ये कहना है, ये आरोप भी है भाजपा पर, कि जब संसद में और राज्यसभा में वो होते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। जब बोलने की बात करते हैं तो उन्हें निष्कासित किया जाता है। अभी जब कुछ युवकों के संसद में जाने की घटना हुई, जब सवाल पूछा गया,
तो लगभग 150 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। उनका मानना है कि संसद में बीजेपी जो विपक्ष के सांसद हैं उन्हें बोलने नहीं देती, इसलिए सड़कों पर रह के लोगों के बीच, जनता के बीच जो न्याय है, जो देश को न्याय नहीं मिल रहा, उनका आरोप है कि देश में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा और तानाशाही की तरफ सरकार बढ़ रही है। इसको लेकर लोगों से सीधे बात करनी है। तमाम राज्यों से यात्रा निकलेगी। अगर मैं राजनीति के वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, अगर उनकी सलाह पे बात करूँ, जो उनके विचार हैं, अगर उनकी बात मानूँ, तो उनका कहना है कि कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है और जब ये यात्रा तमाम राज्यों से होकर गुजरेगी, तो कहीं न कहीं इस राज्य के इस न्याय यात्रा का प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में ज़रूर पड़ेगा। चूँकि इस बीच में जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जब भाजपा और कांग्रेस के जीत के अंतर की बात होती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर से अगर हम टोटल वोट की बात करें, तो आंकड़ों के अनुसार अगर हम 4 राज्यों की बात करें, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो यहाँ ज़्यादा वोट कांग्रेस के पास है। वो इसलिए है चूँकि इन तीनों राज्यों में वोट परसेंटेज जहाँ कम था, वहाँ तेलंगाना में कांग्रेस को लगभग 37% वोट मिला। इसलिए अगर हम चारों राज्यों की वोट की बात करें, तो कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिला। इसलिए ये माना जाता है कि इन चारों राज्यों में कांग्रेस की बीजेपी से सीधी फाइट होगी। जब बिहार की बात करते हैं, तो चूँकि बिहार से यात्रा निकलेगी, वहाँ नीतीश और लालू यादव, मतलब इन जदयू और जेडीयू का गठबंधन है, वहाँ उनका अपना वर्चस्व होगा और उनके छत्रप भी इस यात्रा को विशाल बनाने का प्रयास करेंगे। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, चूँकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव दिया था 5वीं एनडीए की बैठक में कि एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। हालाँकि वो अलग बात है कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात को ही रोक दिया था। लेकिन बड़ी बात ये है कि जब पश्चिम बंगाल में बात करते हैं, तो वहाँ 42 लोकसभा सीटें हैं और 42 लोकसभा सीटों में 18 सीट बीजेपी के पास उस समय थी, जब तृणमूल कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा और बीजेपी लाव लश्कर के साथ में अलग चुनाव लड़ रही थी। तो ये माना जा रहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान का सामना वहाँ करना पड़ेगा और ये रणनीति भी है गठबंधन की। और वहाँ ममता बनर्जी और मतलब तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का, इसके अलावा जो वहाँ वामपंथ दल हैं, उन सब का सहयोग वहाँ यात्रा में होगा। तो ये यात्रा में जनसैलाब होने की संभावना है। जहाँ तक कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें, चूँकि वहाँ कांग्रेस की अपनी सरकार है, वहाँ जनसैलाब उमड़ना तय है। छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात है, तो चूँकि छत्तीसगढ़ में पहले सरकार थी कांग्रेस की और वहाँ कांग्रेस का नेक टू नेक कांग्रेस भाजपा का मुकाबला हुआ है, तो वहाँ कांग्रेस की रैली को अच्छा बल मिलने वाला है। जब उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी, उत्तर प्रदेश में चूँकि यहाँ सपा, लोकदल और जो अन्य 1-2 दल हैं, वो सब गठबंधन में शामिल हैं, तो वो भी इस यात्रा में, चूँकि इस यात्रा के बीच में ये माना जा रहा है कि ये रैलियों का दौर होगा। अलग-अलग जिलों में जिस दूसरे जिले में यात्रा जाएगी, तो वहाँ रैली का तैयारी होगी। वहाँ मानो कि इतनी रैलियाँ होंगी, 85 जिलों में कम से कम ये रैलियाँ निकल कर आएँगी, वहाँ रैली होंगी, वहाँ सभा को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष करेंगे। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में जो उनके गठबंधन के साथी हैं, वो तमाम लोग, तमाम नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। और जब रैली मध्य महाराष्ट्र जाएगी, तो कि महाराष्ट्र में ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना, ये इनका गठबंधन है। शरद पवार जो एनसीपी है, राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार जी का गठबंधन है। इसके अलावा वहाँ कांग्रेस का अपना वजूद है। जब तीनों दल होंगे, तो वहाँ जनसैलाब होगा। प्रतिस्पर्धा इस बात की होगी कि एक तरफ बीजेपी चाहेगी कि भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, उसे विशाल रूप दिया जाए और इस तरह उसका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि यात्रा का प्रभाव कम हो जाए। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, उनका अपना मानना है और इस पे फोकस भी है, ताकत भी है कि जो यात्रा निकलेगी, यात्रा के बीच में तमाम जो धार्मिक मुद्दे हैं, इन्हें गौण किया जाए और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, एवं और जो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे सीधे जनता से बात की जाए और जो मुद्दे गौण हैं, जिन पे बात होनी चाहिए, संसद में बात होनी चाहिए, विधानसभा में बात होनी चाहिए, सड़क पे बात होनी चाहिए, ये माना जा रहा है कि उन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही और चुनाव में उन्हीं मुद्दों पे जो चुनावी मुद्दे बने 2024 के, उन्हीं मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया जाए। एक तरफ वो तमाम घटक जो गठबंधन के दल हैं, उनका अपना मानना है कि यात्रा में उन तमाम मुद्दों को उठाया जाए, जिन मुद्दों पर सरकार नहीं बोलती। जो सरकार के 2014 से लगातार दावे थे पूरा करने के, चाहे वो देश की जीडीपी का मामला हो, चाहे
चाहे फैक्ट्रियों का मामला हो, चाहे उद्योगों का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसानों के मुद्दे हों, चाहे व्यापारी के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों पे फोकस इंडिया गठबंधन का होगा। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो ये अगर मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात मानूँ, तो उत्तर प्रदेश में चूँकि भाजपा के सांसद हैं वरुण गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी पीलीभीत से भाजपा के सांसद हैं और मेनका गांधी सुल्तानपुर से भाजपा के सांसद हैं। ये अगर मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात तो मानूँ, तो उनका कहना है कि जब उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी, तो वरुण गांधी उस रथ पे सवार होंगे और वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के तमाम जितने भी जिलों से यात्रा गुजरेगी, उन तमाम रैलियों में वरुण गांधी रहेंगे। वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश में चेहरा बनाने का लगभग तय हो गया है और वरुण गांधी चूँकि चल भी इस राह पे, वो जिस दल में हैं, उस दल के खिलाफ लगातार मुखर हैं। तो हालाँकि यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने को है। दोनों इंडिया हो या एनडीए हो, दोनों ने चुनावी बिसात बिछा दी है और चुनावी चौसर पे अपना-अपना दाँव खेलने वाले हैं दोनों 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 दल, इधर एनडीए, इधर एनडीए गठबंधन। अब देखना ये है कि क्योंकि 2024 का चुनाव की घोषणा इसी बीच में होने वाली है, फरवरी के दूसरे सप्ताह में संभवतः आचार संहिता लग सकती है, चुनाव का बिगुल बज सकता है। हालाँकि दोनों ही दल इंडिया और एनडीए इस समय चुनावी मूड में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दोनों के पास मुद्दे हैं और दोनों चुनाव प्रचार में चुनाव प्रचार को लेकर रणभेरी लगभग बजा चुके हैं। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको बेहतर लगे तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हम आपको लगातार अपडेट बताते रहेंगे। राजेश शर्मा, 7 इंडिया न्यूज़, नमस्कार।